Hi, this is Dr. Shelley. The poem we are doing today is The World is Too Much with Us. The poem is by William Wordsworth. William Wordsworth was an English poet and he was the pioneer of romantic poetry. He said, "Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility." उनके जो मेन फोकस थे पोएम्स के वो थे नेचर, इमेजिनेशन एंड कॉमन मैन. बिकॉज ही वॉज अ रोमांटिक पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स. तो आपको ये जानना जरूरी है कि रोमांटिसिज्म फोकस करता था नेचर, इमेजिनेशन और राइट्स ऑफ कॉमन मैन, विमेन, स्लेव्स एंड इवन चिल्ड्रन. इट टॉक्स अबाउट द इनोसेंस ऑफ मैन. वर्ड्सवर्थ was called the greatest worshipper of nature. उनको प्रकृति का बहुत बड़ा पुजारी माना जाता था. And he called nature his true guide, friend and philosopher. नेचर उनके लिए क्या था? एक फ्रेंड की तरह था, एक एडवाइजर की तरह था, एक फिलोसोफर की तरह था. तो उनकी जो भी फिलोसफी थी वो उनको लगता था कि नेचर से ही एज एन इंस्पिरेशन आई है. आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उसकी थीम्स डिस्कस कर लेते हैं. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. उसका टाइटल समझ लेते हैं. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस is actually written after Industrial Revolution. वर्ड्सवर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जो इफेक्ट्स थे उनको देख के बहुत ज्यादा चिंतित थे कि लोग जो है सांसारिकता के पीछे ज्यादा पागल हो गए हैं, ज्यादा उसके पीछे जा रहे हैं. ठीक है, मटीरियलिज्म, वर्ल्डलीनेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और इस वजह से उन्होंने नेचर से अपना जो एक ट्रू कनेक्शन था उसको खो दिया है. और नेचर से कनेक्शन छूटने की वजह से मैन की जो इनोसेंस है, ह्यूमंस की जो इनोसेंस है वो भी क्या हो गई है? खत्म हो गई है. एंड वी हैव एक्चुअली लॉस्ट अवर कनेक्शन विद नेचर. ये पोएम जो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें जो टाइटल है ये कह रहा है कि द वर्ल्डलीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू मच विद अस. नाउ वी आर टू मच वर्ल्डली इन दिस वर्ल्ड. अब हम बहुत ज्यादा क्या हो गए? सांसारिक हो गए हैं और हमने नेचर को पीछे छोड़ दिया है. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसकी थीम. इट इज अ सोनेट ऑफ रोमांटिक सेंटिमेंट. ये जो पोएम है ये 14 लाइन की पोएम है, इसलिए इसको सोनेट कहेंगे. एंड इट वाज अ पोएम ऑफ रोमांटिक सेंटिमेंट. रोमांटिक सेंटिमेंट मतलब जिसमें इमेजिनेशन ज्यादा होगी, इमोशंस ज्यादा होंगे. ठीक है, लोग बहुत ज्यादा इमोशनली बात करेंगे, पोएट भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा. अभी इस पोएम में आप देखोगे कि वर्ड्सवर्थ कितना ज्यादा इमोशनल हो जाता है. वर्ड्सवर्थ टॉक्स अबाउट ह्यूमंस गोइंग अवे फ्रॉम नेचर एंड देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मटीरियलिज्म, कि लोग मटीरियलिज्म के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं और नेचर से दूर भाग रहे हैं. ये पोएम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक क्रिटिक है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने हमें एक वरदान की तरह तो हुई है हमारी लाइफ में, पर साथ ही साथ एक अभिशाप भी हमारे लिए बन गई है. इसीलिए वो उसको कहता है इट इज अ सॉर्डेड बून. One should not lose one's touch with nature. This is the message that Wordsworth gives in this poem. और वो कहता है कि हमें अपना कनेक्शन नेचर के साथ नहीं खोना चाहिए. और वो एडवोकेट करता है कि मैन को अगर प्रोग्रेस करनी है, ह्यूमंस को अगर प्रोग्रेस करनी है तो उन्हें अपना नेचर से कम्युनियन बना के रखना चाहिए, नेचर से कम्युनिकेट करना चाहिए. The poem is a romantic rejection of modern materialism. एंड माइथोलॉजिकल एल्यूजन्स भी बहुत ज्यादा यूज हुए हैं इसमें, ये दिखाने के लिए कि पहले का समय बहुत अच्छा था जब लोग बहुत ज्यादा नेचर से कनेक्टेड फील करते थे और पेगनिज्म फॉलो करते थे, पर अब कोई भी नेचर को फॉलो नहीं करता है. इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ रोमांटिक लॉन्गिंग. रोमांटिक लॉन्गिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी ऐसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आप विश करना जो अब नहीं है. लॉन्गिंग, नॉस्टैल्जिया, कि अरे पहले ऐसा होता था अब तो होता ही नहीं है, वो होता है नॉस्टैल्जिया. वही सेम चीज वर्ड्सवर्थ को भी हो रही है कि पहले लोग कितना ज्यादा नेचर से कनेक्टेड थे और अब देखो लोग नेचर से दूर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म. द पोएम इज ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म. बहुत ज्यादा लॉजिक को फॉलो मत करो कहते हैं रोमांटिक राइटर्स. वो क्या कहते हैं कि इमोशंस को फॉलो करो, वट एवर यू आर फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो एनलाइटनमेंट किसको प्रमोट करता है? लॉजिक को, रीजन को, कि हर चीज को लॉजिक से देखो. पर यहाँ इमोशंस बहुत ज्यादा आपके आ जाते हैं रोमांटिक सेंटिमेंट में, रोमांटिक पोइट्री में. नाउ लेट अस डील विद द वेरी फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away a sordid boon. जब भी एग्जाम में इस तरह की 4 लाइन्स आएंगी तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस का मतलब है कि आपको बताना है कि ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं और किस पोएट ने इन्हें लिखा है.
और कंटेक्स्ट का मतलब है कि आपको उस पोएम का बैकग्राउंड बताना है कि एक्चुअल में पोएम की मेन थीम क्या है, किस बारे में है पोएम। जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन 2 लाइन में। यहाँ हमने रेफरेंस कैसे लिखना है और ये बाकी सारे स्टेंजास पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। These lines have been taken from The world is too much with us, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा, a sonnet composed by William Wordsworth, the pioneer of romantic movement in England। तो हमने बताया कि ये पोएम इस पोएम से लिया गया है, जो कि एक सोनेट है। किसने कंपोज किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। रिटन नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे? कंपोज किया है। पोएम इज कंपोज्ड। द पायनियर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। पायनियर मतलब किसी चीज को जब कोई शुरू करता है पहली बार तो उसको बोलते हैं पायनियर। द सोनेट इज अ क्रिटिक ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल मूवमेंट। तो जो वर्ल्ड में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसको ये क्रिटिसाइज करता है। तो ये सोनेट उसकी क्या है? क्रिटिक है, क्रिटिसाइज करता है इंडस्ट्रियल मूवमेंट को, जहां पोएट किस चीज के लिए कंसर्न है? अबाउट मटीरियल सिनिसिज्म ऑफ द एज, कि लोग किस तरह से सांसारिक चीजों के ही पीछे, मटीरियलिज्म के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। द पोएट इज डिसइल्यूजन टू सी मैन्स इंडल्जेंस इन मटीरियल वेल्थ, कि लोग किस तरह से माया मोह और ज्यादा सांसारिक चीजों के पीछे, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं और बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, रादर देन कनेक्टिंग देम टू नेचर। अब देखो एक्सप्लेनेशन लिखना है। 4 पार्ट है किसी भी पोएम का अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आता है। पहले आप रेफरेंस लिखोगे, कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है। कंटेक्स्ट लिखोगे कि पोएम किस बारे में है, फिर एक्सप्लेन करोगे लाइन बाय लाइन इसको, फिर लास्ट में लिखोगे क्रिटिकल कमेंट्स। क्रिटिकल कमेंट्स में क्या लिखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पोएम के बारे में, जो भी आपको फील होता है, या जो पोएम को ब्यूटिफाई करने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस, कोई अलंकार, कुछ भी जो यूज किया गया है, राइम स्कीम या सोनेट है या क्या है, लिरिक है, बैलेड है, किस तरह की पोएम है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ नीचे देनी है, ठीक है, क्रिटिकल कमेंट में। इससे हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं इन लाइंस को। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी कि जो मटीरियलिज्म है, इन्वॉल्वमेंट विद मटीरियलिज्म, दिस वर्ल्डलीनेस इज टू मच विद अस, ये वर्ल्डलीनेस बहुत ज्यादा हो गई है हमारे साथ। Late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. He says that we are getting money and spending it. हम पैसा कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। We lay waste our powers and nature is nowhere in between. Nature कहीं नहीं है, ठीक है। We are wasting our powers. हमारा जो एक्चुअल में कम्युनियन था नेचर से, वो हमारा क्या है? खत्म हो गया है। Little we see in nature that is ours. He says that man is capable of doing so many other things, but वो क्या कर रहा है? अपनी पावर्स को वेस्ट कर रहा है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, हमारा इस नेचर में अब में बहुत ही कम चीजें ऐसी हैं जो दिखती हैं जो नेचर में हमारी हैं। एंड वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, कि हमने अपने हार्ट्स दे दिए हैं, हमने अपने हार्ट्स क्या करे हैं? निकाल फेंके हैं। किसके लिए? सिर्फ एक सॉर्डेड बून के लिए, एक ऐसी चीज के लिए जो वरदान भी है और अभिशाप भी। क्या है वो? इंडस्ट्रियलिज्म, मटीरियलिज्म। वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियलिज्म एक वरदान तो है, पर साथ ही में क्या हो गया है? एक अभिशाप भी हो गया हमारे लिए। इट वॉज अ बैड एक्सचेंज। वी सरेंडर्ड नेचर एंड टुक मटीरियलिज्म इन एक्सचेंज ऑफ इट। This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. Reference to context, same लिखेंगे पहले की तरह। Explain करते हैं इन लाइंस को। Wordsworth laments, Wordsworth lament कर रहा है that this sea, ये जो sea है, ये जो समुद्र है, ये क्या कर रहा है? अपने सीने को कहाँ लेके जा रहा है? मून के पास। जैसे जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड आता है ना, तो वो समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और नीचे जाती हैं। तो कह रहा है कि नेचर की जो ये ब्यूटी है, द सी दैट बेयर्स, सी को क्या कहा है उसने? एक वुमन की तरह ट्रीट किया। हर लिखा है ना, हर बोजम टू द मून, जैसे अपना चेस्ट उसके पास लेके जाती है मून के पास और फिर नीचे आती है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग, और जो हवाएं जोर जोर से बह रही हैं, आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। एंड ही सेज दैट फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर नाउ आउट ऑफ ट्यून, वी आर नाउ नॉट केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद नेचर। हमें अब ये चीजें कोई भी प्रभाव नहीं डालती हैं। कौन सी चीजें? सी, मून, विंड्स, फ्लावर्स, एनीथिंग दैट इज नेचुरल, that comes from nature, it does not inspire us. It moves us not. Great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. और बोल रहा है कि it moves us not, ये चीजें हमें
मूव ही नहीं करती हैं, इन चीजों का हम पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है. ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पेगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वन. ही सेज कि मैं इससे बढ़िया क्या बनना चाहूंगा, एक पेगन बनना चाहूंगा. पेगन मतलब ऐसे लोग, जब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी तो उससे पहले पेगनिज्म एज अ रिलीजन लोग फॉलो करते थे, एंड पेगनिज्म में लोग नेचर की पूजा करते थे. तो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, तो कह रहा है कि अगर मैं एक पेगन होता तो क्या होता, मैं शायद ये जो प्लेजेंटली, ये सुंदर सी जगह पे जो मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे क्या दिखता, आई वुड हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न. वो कह रहा है कि मुझे शायद कुछ झलक दिखती, किनकी, सी गॉड्स की, जो कि मुझे कम भूला हुआ बनाती, यानी कि मैं अपना नेचर से कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश कर पाता, एंड आई वुड हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम दो सी गॉड्स. वो कह रहा है कि अगर मैं पेगन पैदा होता तो शायद मेरा बिलीव उन गॉड्स में होता, और शायद उनकी झलक मुझे क्या करती, नेचर के क्लोज ले आती, और मैं मटेरियलिज्म में जो ये सब अपना नेचर का कनेक्शन भूल गए हैं लोग, वो शायद वापस आ जाता. ठीक है, तो वो कह रहा है कि आई वुड हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी. ये दो पिक्चर्स लगाई है ना मैंने यहाँ पे. तो फर्स्ट पिक्चर है वो है ट्राइटन की, जो कि ब्लो कर रहे हैं एक कॉन्क शेल, ठीक है, एक शंख जैसा बजा रहे हैं ना. और जो दूसरे हैं, दूसरी पिक्चर में एंट मैन की तरह जो दिख रहे हैं विद हिज ट्राइडेंट, त्रिशूल के साथ, वो है प्रोटियस. ही वाज आल्सो अ सी गॉड. ये दोनों सी गॉड्स हैं, ठीक है, समुद्र देव टाइप के. ठीक, तो वो कह रहा है कि आई वुड हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी एंड और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथेड हॉर्न. तो शायद मुझे उनके जो कॉन्क शेल की जो आवाज थी वो मुझे सुनाई दे जाती, एंड इट वुड ब्रिंग मी क्लोजर टू नेचर. जो मैं भूल गया हूँ नेचर से कनेक्शन, शायद वो मुझे वापस ले आता. तो आई वुड रादर बी अ पेगन. ठीक है, अब पढ़ते हैं क्रिटिकल कमेंट्स. जिसको भी इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं बच्चे. ठीक है, जो मैंने आपको भी हिंदी में समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है. The poem is a beautiful embodiment of romantic sensibility. अब देखो, जितने भी क्रिटिकल कमेंट्स मैंने लिखे हैं ये आप इस पूरी पोएम में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक, प्रोटियस सिंबलाइजेस नेचर्स चेंजेबिलिटी एंड मिस्ट्री. जो प्रोटियस है वो सिंबलाइज करता है कि नेचर चेंज होता रहता है और बहुत मिस्टीरियस है. एंड ट्राइटन सिंबलाइजेस नेचर्स वॉइस एंड पावर, कि नेचर जो है जब वो अपना हॉर्न बजाते हैं तो नेचर भी उस तरह से क्या करता, अपनी वॉइस से जो लोग भूल गए हैं नेचर से अपना कनेक्शन, उनको वापस ले आता. ठीक है, एंड द वर्ड्स लाइक फॉरलॉर्न एंड पैशनेट टोन इवोक अ सेंस ऑफ लॉस एंड यर्निंग, इनवाइटिंग द रीडर टू फील द पोएट्स सॉरो. जब वो फॉरलॉर्न बोलता है तो वो एक दिखाता है कि हम क्या करें, हम भूल गए हैं. जैसे कि हमने क्या भूल गए हैं, नेचर से अपना कनेक्शन. तो क्या एक सेंस ऑफ लॉस है, एक यर्निंग है कि काश वो कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश हो जाए ह्यूमंस का और नेचर का, सो दैट मैन बिकम्स एज इनोसेंट एज नेचर. एंड राइम स्कीम जो है इसकी वो है CDC DCD. राइम स्कीम अब हम दोबारा पढ़ते हैं इसकी. देखो, राइम स्कीम किसी भी पोएम की कैसे बनाते हैं, जिसको नहीं पता है वो यहाँ से देख लें. ठीक है, ये मैं आराम से आपको बता रही हूँ. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून. राइम स्कीम निकालने के लिए हर लाइन का जो एंड वाला वर्ड होता है उसको हम देखते हैं. तो इस फर्स्ट वाली लाइन का एंड में वर्ड क्या है, सून. फिर नेक्स्ट वर्ड है पावर्स. तो सून सबसे पहला सबसे पहला वर्ड है तो इसको हम ए दे देंगे. ठीक है, कुछ नहीं सोचना है इसमें, पहले वाले को हमेशा ए दे देना है. अब बी मतलब ये पावर्स, सिर्फ एंड के वर्ड देखने हैं. देखो, सून, पावर्स, आवर्स, बून, मून, आवर्स, फ्लावर्स, टून, बी, आउटवन, ली, फॉरलॉर्न, सी एंड हॉर्न. ये सब एंड वर्ड्स हैं. राइम स्कीम में सिर्फ ये एंड वर्ड्स को देखना है और इनकी राइम सुननी है, यानी कि जो शब्द सुनने में एक जैसे लगेंगे उनको हम एक अल्फाबेट देंगे, सेम अल्फाबेट. ठीक है, पहले वाले को ए दे दिया, दूसरा वाला पहले वाले से मैच नहीं कर रहा है तो बी दे दिया. सीक्वेंस में चलना है. ठीक है, सेकंड वाला पावर्स सून से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सून किससे मैच कर रहा है, आवर्स, सॉरी पावर्स किससे मैच कर रहा है, आवर्स से. तो पावर्स आवर्स सुनने में एक जैसे लग रहे हैं. ठीक है, सेम राइम स्कीम, राइम है इनकी, तो इसको हम बी दे देंगे. अब बून, बून किससे मैच कर रहा है, ऊपर वालों को देखो, नीचे छोड़ दो, ऊपर देखना, ए बी बी. ए और बी में पावर से मैच कर रहा है, सून से मैच कर रहा है. तो सून और बून एक जैसे हैं तो इनको हमने ए दे दिया. तो साइड में मैंने लिखा देखो, ए बी बी ए. अब मून किससे मैच कर रहा है, बून से. बून और सून और मून ये तीनों मैच करें तो इसको ए दे दिया. आवर्स, आवर्स, पावर्स, आवर्स, ये सब क्या है, बी है. फ्लावर्स, आवर्स, ये दोनों भी मैच करें तो इसको हमने बी दे दिया. आउट ऑफ टून, टून, मून, बून, सून, ये सब मैच कर रहे हैं तो इनको ए दे दिया. ठीक है, तो राइम स्कीम क्या बन गई आपकी, ए बी बी ए बी बी ए. रादर बी. अब बी किसी से मैच नहीं कर रहा है, ना फ्लावर्स से, ना आवर्स से, ना मून से, ना बून से, ना आवर्स से. तो इसको हम क्या करेंगे, सी दे देंगे.
आउटवर्न, वर्न भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, आउटवर्न, ठीक है, तो इसको हम डी दे देंगे। ली किससे मैच कर रहा है, बी, तो ई की साउंड आ रही है, साउंड जहां मैच होगी उसको सेम देना है, तो इसको हमने सी दे दिया। फॉरलॉन, आउटवर्न और फॉरलॉन मैच कर रहा है तो इसको डी दे दिया, ठीक है। फिर है सी किससे मैच कर रहा है, ई से, ली से, तो उसको फिर सी दे दिया। फिर रीदन हॉर्न, फॉरलॉन, वॉर्न, ये डी दे दिया। तो ऐसे राइम स्कीम बन गई। क्या बन गया, ABBA, CD। So this is it for this video. Please like, share and subscribe to my channel. जिसको भी ये वीडियो पसंद आया है प्लीज इसे लाइक जरूर करना, and thank you so much for watching this video. Thank you so much.